आपके घर में अगर कुछ सामान रखा होता है तो आपको ये अंदाज़ा पूरी तरह से होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी हुई है। आप जहाँ कैश या ज्वेलरी रखते हैं उसके बारे में ख़ास करके आपको मालूमात होती ही है। लेकिन एक मामला सामने आया है जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर एक मामूली सी आग लग जाती है, जिसका एक वीडियो भी सामने आता है और उसमें दिखता है कि 500 के नोट भी इस छोटी सी आग में जले हुए मिले हैं। लेकिन इसकी पुष्टि फायर डिपार्टमेंट ने नहीं की। हालांकि एक वीडियो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक भी पहुंचाया जाता है और उसके बाद खबरों के बाजार में इस मामूली आग की तपिश पहुंचती है। देखिए, हमारे देश में डेमोक्रेसी के 3 मजबूत पिलर्स हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इसी के हिसाब से देश चलता है। लेकिन देश चलाने के सिस्टम में ही करप्शन की महक आने लगे तो देश की डेमोक्रेसी पर खतरा मंडराने लगता है। और इस वीडियो में हम आपको बात बताएंगे जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में लगी आग की। उसमें क्या कुछ डिटेल्स निकल कर सामने आई हैं। साथ ही ये भी बात करेंगे कि इस मामले में अभी तक क्या कुछ हुआ है। क्या देश में किसी जज को भी आरोपी पाए जाने पर सजा का प्रावधान है, समझते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। ये मामला काफ़ी संवेदनशील है। इस मामले में जुडिशरी शामिल है, इसलिए हम अपनी कोई भी ओपिनियन नहीं दे रहे हैं। रिपोर्ट्स के हिसाब से जो कुछ अभी तक सामने आया है उसमें क्या कुछ कहा गया है उसी को हम इस वीडियो में शामिल कर रहे हैं। बात है 14 मार्च 2025 की। देश होली के रंगों के साथ जश्न मना चुका था। लोग एक दूसरे के घरों में जाकर होली की बधाइयां भी दे चुके थे। करीब रात 11:30 बजे दिल्ली के हाई कोर्ट के जो एक जस्टिस हैं यशवंत वर्मा, उनके दिल्ली में मौजूद सरकारी बंगले में आग लग जाती है। इस वक्त जस्टिस वर्मा घर पर मौजूद नहीं थे। उनके परिवार के लोग फायर डिपार्टमेंट को फ़ोन करते हैं। गनीमत थी कि आग ज़्यादा बड़ी नहीं थी। स्टोर एरिया में ये आग लगी हुई थी। 2 दमकल की गाड़ियाँ आग बुझाने के लिए पहुंचती हैं। आग पर काबू पाया जाता है। बाद में पुलिस को बुलाया जाता है, उनको सूचना दी जाती है। अब मीडिया रिपोर्ट्स में दावा मिलता है कि जब यहाँ आग लगी तो 500 के कई नोटों की गट्टियाँ भी जलती हुई पाई गई। ये कितना अमाउंट था इस पर अभी तक कोई भी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि शायद ये अमाउंट 15 करोड़ के आसपास है। आग लगने के 14 मार्च के इंसिडेंट के बाद नोटों में आग लगने की खबर हफ्तों के बाद पब्लिक होती हुई नजर आई थी। अब आपको ये बता दें कि जस्टिस यशवंत वर्मा आखिर हैं कौन। 1969 में इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। मध्य प्रदेश के रीवा यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई की। 1992 में वकील बनने के बाद प्रैक्टिस ज़्यादातर इलाहाबाद हाई कोर्ट में करते हुए नजर आए। साल 2006 से इलाहाबाद हाई कोर्ट के विशेष सलाहकार के रूप में भी इन्होंने काम किया। 2012 से लेकर 2013 तक वो उत्तर प्रदेश के मुख्य स्थायी सलाहकार भी रहे। 2014 में उन्हें हाई कोर्ट का अतिरिक्त जज और फरवरी 2016 में स्थायी जज बना दिया गया। अक्टूबर 2021 में उनका तबादला दिल्ली हाई कोर्ट में कर दिया जाता है। सीनियरिटी के हिसाब से देखें तो दिल्ली हाई कोर्ट में 2 नंबर पर आने वाले वो जज हैं। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जज साहब की सीनियरिटी कितनी है। इस कहानी में आगे क्या होता है वो भी समझिए। तो आग लगने के बाद पुलिस भी पहुंची थी। मीडिया रिपोर्ट्स में पुलिस सोर्सेज के जरिए ये बात निकल कर सामने आती है कि तुगलक रोड पुलिस स्टेशन के रजिस्टर में इस घटना की एंट्री तो की गई थी, लेकिन कैश मिलने की कोई भी इंफॉर्मेशन इसमें दर्ज नहीं की गई। वहीं दिल्ली फायर ब्रिगेड के चीफ अतुल गर्ग ने भी कहा कि आग बुझाने के दौरान कोई भी कैश नहीं मिला है। ये बात मीडिया में चली, लेकिन इस बात को बाद में अतुल गर्ग ने नकार दिया कि उन्होंने किसी भी मीडिया से ये नहीं कहा है कि आग बुझाने के वक्त वहां पर कैश मिला था। खैर, अब पुलिस को यहाँ नोटों के बारे में तो मालूम ही था। इस खबर को सीनियर ऑफिशियल्स ने किसी तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय के ऑफिस तक पहुंचा दिया। अब यहाँ आता है वायरल वीडियोस का जिक्र। सोशल मीडिया पर आप जो वीडियोस देख रहे हैं, इसी तरह के सबूतों को भी भेजा गया और ऐसा रिपोर्ट्स में दावा मिल रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने 21 मार्च को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस मामले में अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी है और ये भी खबर सामने आई है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने 22 मार्च को ही ये ऑर्डर दे दिया था कि चीफ जस्टिस ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट जस्टिस यशवंत वर्मा को कोई भी जुडिशियल वर्क ना सौंपा जाए।
ये खबर 24 मार्च को सार्वजनिक की जाती है। इसके अलावा 20 मार्च को संजीव खन्ना ने 5 सदस्यों वाली कॉलेजियम की एक बैठक भी बुलाई। कॉलेजियम के जरिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र होते हैं। कॉलेजियम के काम क्या होते हैं ये भी आपको ब्रीफली बता देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति की सिफारिश करना ये भी एक काम है उनका। हाई कोर्ट के जजों का एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र कर सकता है कॉलेजियम। हाई कोर्ट के जजों को सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन के लिए सिफारिश भी वो कर सकता है। तो 5 सदस्यों वाली कॉलेजियम की एक बैठक बुलाई जाती है। कॉलेजियम ने यह प्रस्ताव रखा कि जस्टिस यशवंत वर्मा का ट्रांसफ़र वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया जाए। इस मामले में दिल्ली और इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से जवाब मांगे गए और इसी के हिसाब से आगे जस्टिस यशवंत वर्मा के ट्रांसफ़र का प्रस्ताव पारित होना है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस रिलीज जारी किया और कहा कि जस्टिस यशवंत वर्मा का ट्रांसफ़र और आग लगने की जो घटना है, नोटों वाली घटना, वो दोनों मामले एक दूसरे से ताल्लुक नहीं रखते हैं, अलग अलग बातें हैं। लेकिन ट्रांसफ़र वाली खबर जब सामने आई तो इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई ट्रैश बिन नहीं है, यानी डस्टबिन नहीं है। खैर, ये बात बार एसोसिएशन का कहना है। वैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने एक इन हाउस इन्वेस्टिगेशन के लिए 3 मेंबर्स की कमेटी बना दी है जो यह जांच करेगी कि क्या वाकई जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर कैश मिला, ये कैश किसका था, अगर मिला और कितना था। इस कमेटी में 2 राज्यों के चीफ जस्टिस और 1 हाई कोर्ट के जज शामिल हैं। वैसे इन हाउस इन्वेस्टिगेशन पहले भी कई जजों पर हो चुकी है, लेकिन किसी भी जज को अभी तक इम्पीचमेंट का सामना नहीं करना पड़ा है। वैसे देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन कमेटी की रिपोर्ट आने दीजिए, फिर देखते हैं कि आगे इस मामले में क्या कुछ करना है। अब सवाल ये आता है कि ये जो कमेटी बनी है वो कब और किन केसेस में फॉर्म की जाती है। तो दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो सीनियर एडवोकेट आशीष पांडे हैं, उन्होंने इस बात की इन्फॉर्मेशन दी है कि अगर किसी हाई कोर्ट के जज के खिलाफ कोई शिकायत आती है तो उसे उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देखते हैं। कोई छोटी शिकायत होती है तो उसे रद्द कर दिया जाता है और इसकी इन्फॉर्मेशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दी जाती है। अगर मामला सीधे चीफ जस्टिस के पास पहुंच जाता है तो वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जज से राय लेते हैं। अगर लगता है कि थोड़ा पेचीदा मामला है तो इसकी जांच के लिए 3 लोगों की कमेटी बनाई जाती है। अगर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर आरोप लगता है तो सीजीआई उनसे जवाब मांगते हैं। ज़रूरत होती है तो कमेटी फॉर्म की जाती है। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज पर आरोप होता है तो कमेटी में 3 सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ कोई शिकायत होती है तो इस जगह अगर देखें तो यहाँ पर इन हाउस कमेटी में कोई भी ऐसा प्रोसीजर नहीं है जो इसमें इन्वेस्टिगेशन करता हो। अब सवाल ये कि इतना सब कुछ जब चल रहा है तो इतना कैश जब मिलने की बात सामने आ रही है तो जस्टिस यशवंत वर्मा ने क्या कहा। तो जस्टिस वर्मा ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक लेटर लिखा था। उसमें उन्होंने कहा कि जिस कैश को लेकर आरोप लगाया जा रहा है उस कैश में उनका और उनकी फैमिली का कोई उससे लेना देना नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी तरह के कैश उनके या फिर उनके किसी फैमिली मेंबर ने स्टोर रूम में नहीं रखा। ये वही स्टोर रूम है जहां पर आग लगी थी। उनका कहना था कि जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। क्या कोई ओपन में इतना सारा कैश रखेगा, और वो भी स्टोर रूम में जहां कोई भी आ जा सकता है और स्टाफ क्वार्टर्स के बेहद नज़दीक। उनका कहना है कि किसी भी जज की ज़िंदगी में उनका कैरेक्टर या फिर रेपुटेशन बहुत मैटर करती है, लेकिन कैश के आरोप के बाद उनकी रेपुटेशन को काफ़ी ठेस पहुंची है, डैमेज हुआ है। उन पर आरोप ये भी लगाए गए थे कि उन्होंने कैश को स्टोर से हटा लिया था। आग लगने की घटना के बुझाने जाने के बाद की बात हो रही है, ये आरोप लगे। लेकिन नोट वहाँ पर देखें तो बाद में कई सारे ऐसे विजुअल आए जिसमें दिख रहा है कि वो जले हुए नोट्स वहाँ पर मिल रहे हैं, कूड़े में भी मिल रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि एक तरफ जो जज साहब हैं वो कह रहे हैं कि उनका कोई लेना देना नहीं है और वहाँ पर कोई भी कैश नहीं मिला है। उन पर आरोप ये भी लगाए गए थे कि उन्होंने कैश को स्टोर से हटा लिया था। इस पर उन्होंने कहा कि आग बुझाए जाने के बाद
उनको कोई भी जले हुए नोट नहीं दिए गए, ना उसके बारे में कोई जानकारी दी गई। इसके अलावा उनका कहना था कि उनके सारे ट्रांजैक्शन बैंक्स, यूपीआई या फिर कार्ड्स के जरिए हुए होते हैं। आग बुझाए जाने के बाद पुलिस ने जब उनको वो जगह हैंडओवर करी तो उन्होंने वहाँ पर कोई भी करेंसी नोट नहीं देखा था, ना उनको मिला। लेकिन बाद में जो तस्वीरें आती रही हैं कि कूड़े में भी जले हुए नोट मिले हैं, कई दिनों बाद तक ये देखने को मिले हैं। ये तस्वीरें हमारे सामने आ चुकी हैं मीडिया के ज़रिए से। अब सवाल यही कि सच क्या है। इस पूरे मामले में अलग अलग तरह से बयान मिल रहे हैं। इन हाउस कमेटी की जांच पूरी होने के बाद शायद समझ में आए कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। ऐसा नहीं है कि पहली बार करप्शन के आरोप किसी जज पर लगे हों। द हिंदू की 2 अप्रैल 2022 की एक रिपोर्ट है। इस वक्त किरण रिजिजू कानून मंत्री हुआ करते थे और इन्होंने संसद को बताया था कि 1600 से ज़्यादा फंक्शनिंग जुडिशरी के खिलाफ कंप्लेंट्स आई थीं जो करप्शन से जुड़ी हुई थीं। इन मामलों को भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और कंसर्न स्टेट के जो चीफ जस्टिस थे उनको भेज दिया गया था। इसमें कई मामलों में अगर देखा जाए तो इन हाउस कमेटी भी फॉर्म की गई थी। इन मामलों पर एक आरटीआई बाद में डाली गई एक जर्नलिस्ट के जरिए और पूछा गया कि इसमें क्या कुछ आगे हुआ, लेकिन इसका जवाब नहीं मिला। खैर, इस मामले में जांच के बाद कुछ बात आगे बढ़ती है, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन सवाल ये कि अगर आरोप साबित होते हैं तो क्या प्रावधान है। संविधान के आर्टिकल 124(4) के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के जजेस और 2171(b) के हिसाब से हाई कोर्ट के जजेस को इम्पीचमेंट के प्रोसेस से हटाए जाने के प्रोविजंस मिलते हैं। वैसे बीएनएस की जो एक धारा है 15, उसके अकॉर्डिंग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजों की आधिकारिक कामों के मामले में आपराधिक मामला दर्ज नहीं हो सकता है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के वकील ने बताया कि दोषी पाए जाने पर किसी भी जज को सजा मिल सकती है, लेकिन ये जेल भेजे जाने या जुर्माना लगाने जैसी सजा नहीं होती है। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि आम आदमी को जो दी जाने वाली सजा होती है ये वैसी नहीं होती है। भारत के कानून में बेसिक स्ट्रक्चर में सेपरेशन ऑफ पावर एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है। इस वजह से जज को सजा देने के 2 ही तरीके हैं, इस्तीफा या फिर महाभियोग। वैसे करप्शन चार्जेस किसी हाई कोर्ट जज पर लगते हैं तो उन्हें पद से हटाया जा सकता है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने साल 1999 में कुछ गाइडलाइंस बनाई थी। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उस जज से जवाब मांगते हैं जिन पर आरोप लगे हैं। जवाब से सेटिस्फाई ना होने पर एक इंटरनल कमेटी बनाई जाती है जो इन्वेस्टिगेशन करती है, जैसा कि इस केस में भी हो चुका है। अगर इन्वेस्टिगेशन में दोषी पाए जाते हैं तो सीजीआई इस्तीफा देने के लिए कहता है। अगर जज इस्तीफा से देने से इनकार करता है तो सीजीआई सरकार से उस जज के खिलाफ महाभियोग चलाने की सिफारिश कर सकते हैं। इसकी इन्फॉर्मेशन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को दी जाती है और जज के खिलाफ संसद में इम्पीचमेंट का प्रोसेस शुरू किया जाता है। इसके लिए भी एक लंबा प्रोसीजर होता है जो संसद में चलाया जाता है। भारत में अभी तक किसी भी जज को इम्पीचमेंट के जरिए हटाया नहीं गया है, लेकिन कोशिशें इसके लिए कई बार होती रही हैं। लेकिन इस केस में आखिर होता क्या है? अगर आरोप साबित होते हैं जज साहब के खिलाफ तो क्या आगे इनको इम्पीचमेंट के लिए वहाँ पर संसद में बात आगे बढ़ाई जाएगी? क्योंकि जो हमारे कानून मंत्री हैं वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि जो कमेटी बनाई गई है वो क्या कुछ रिपोर्ट सौंपती है। ये पूरा मामला बहुत ही संवेदनशील है क्योंकि जिस तरीके से आरोप लगे हैं वो बहुत ही घनिष्ठ आरोप हैं और इन आरोपों को अगर साबित हो जाता है तो अगर आप देखें तो भारत की जुडिशरी में आज तक यह कभी नहीं हुआ है कि इम्पीचमेंट के ज़रिए कोई भी जज हटाया गया हो। अगर ये ऐसा पहला केस बनता है तो ये भारत की जुडिशरी सिस्टम पर बहुत बड़ा दबाव होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए स्विच।